लास्ट पार्ट में हम सब ने देखा था ओयुन को होश आ गया था और लैनजान उससे मिलने आया था। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। लैनजान जब ओयुन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तब ओयुन घबराते हुए हाँ में जवाब देता है। और ये देखकर लैनजान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ओयुन उससे घबरा रहा है। वहाँ पर जो दो दासियाँ थी वो दोनों दासियाँ लैनजान को बो करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब लैनजान उनसे बोलता है, मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ तो इसका अच्छे से ख्याल रखना, मुझे अभी भी ऑफिशियल काम बाकी है। वो ऐसा बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। तब ओयुन उसे बोलता है, मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपसे डर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत घबराहट से हो रही है। वो ये सब अपने नज़र को नीचे करते हुए बोल रहा था। तो लैनजान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे बुरा भी लगता है अपने आप पर कि ओयुन को उसने इतना ज़्यादा दर्द दिया कि वो अब उसके साथ बोलने के लिए नज़र तक चुरा रहा है। वहीं पर दो दासियाँ आकर लैनजान को बो करते हुए बोलते हैं, महाराज, रानी निंग और कॉन्सर्ट जियांग आ रही है, वो कॉन्सर्ट हुई से मिलना चाहते हैं। तब लैनजान उनसे बोलता है, हाँ ठीक है, उन दोनों को आने की इजाज़त दे दो। वो ऐसा बोलते हुए बाहर की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर जियांग यानली और निहुएसेंग उनके साथ में वनिंग और वोइचिंग में आ जाती है। वो सब लोगों को देखकर ओयुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको वो करते हुए बोलता है, जीजे आप यहाँ पर। तब जियांग यानली उससे बोलता है, हाँ मैं यहाँ पर महाराज के अनुमति से आया हूँ, तो तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी वो इतने बुरे भी नहीं है, वो बस उन्हीं के साथ क्रूर होते हैं जो उनसे झूठ बोलते हैं। आशियान, क्या तुम ठीक हो? तब ओयुन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। ऐसे बोल के वो सब लोग बातें करने लगते हैं। शाम के वक्त पर लैनजान अपने दरबार पर आ जाता है। लैनजान जब ओयुन को बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं वो लोगों के साथ, लैनजान को बहुत अच्छा लगता है और साथ ही में उसे बुरा भी लगता है कि ओयुन उसके साथ अनकंफर्टेबल और उसके साथ डरा हुआ रहता है। लैनजान ये सारी बातें सोचते हुए दरवाजे पर ही रुका होता है। जब वो सारे लोग ओयुन से बोलकर चले जाते हैं कि हम जा रहे हैं, तब लैनजान को दरवाजे पर देखकर वो सारे लोग चौंक जाते हैं और वो सारे लोग लैनजान को बो करता है। ओयुन भी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि लैनजान दरवाजे पर था कब से। वो यही सोचने लगता है कि लैनजान दरवाजे पर कब से था और वो अंदर क्यों नहीं आया। तब लैनजान उन सारे लोगों को बो करते हुए अंदर की तरफ आ जाता है और ओयुन से पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? तब ओयुन बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो ऐसा बोलते हुए उठने की कोशिश करता है लैनजान को बो करने के लिए, लेकिन लैनजान उससे बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम वहीं पर लेटे रहो। वो ऐसा बोलते हुए दूसरे कमरे में जाकर सोने लगता है। तब ओयुन उनसे पूछता है, क्या आप दूसरे कमरे पर जा रहे हैं? क्या अब यहाँ पर नहीं सोने वाले हैं? तब लैनजान उससे बोलता है, तुम अच्छी तरह सो, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। लैनजान की फिर से वही डेली रूटीन होने लगता है। वो अपने ऑफिशियल काम को करता, वापस आता, ओयुन के साथ रहता और उसको निहारते रहता। लेकिन जब ओयुन सो रहा हो, तब जब ओयुन जागा हो तो लैनजान उसके पास नहीं रहता। लैनजान उससे दूर रहता और उसको देखते रहता। ओयुन को अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए लैनजान उससे बहुत ज़्यादा दूर रहता। ये सब देखकर ओयुन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि लैनजान उससे बहुत ज़्यादा दूर रह रहा है। उसे पता तो नहीं था कि ये क्या है, लेकिन फिर भी लैनजान उससे दूर रह रहा है, इस बात से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी। एक दिन ओयुन अपने कमरे पर होता है, वो अपने कमरे पर सो रहा होता है। तभी वहाँ पर लैनजान आता है और उससे पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तब ओयुन उससे बो करते हुए, अब मेरा तबीयत बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तब लैनजान उससे बोलता है, तो ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। वो ऐसा बोलते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तब ओयुन उससे पूछता है, महाराज, क्या आप मुझसे? तब लैनजान उससे बोलता है, लैनजान,
तब वुइंग बोलता है हाँ। तब लैनजान फिर से बोलता है लैनजान, तुम मुझे लैनजान बुला सकते हो। ये बात सुनकर वुइंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि लैनजान का बर्थ नेम था। और ये सुनकर वुइंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि लैनजान उसको अपने नाम से बुलाने दे रहा है, उसके बर्थ नेम से। ये सोचकर कि लैनजान को अब वो उसका बर्थ नेम से बुला सकता है, वुइंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इससे सब फील करने लगता है। वुइंग अब लैनजान से नहीं डरता था, लेकिन लैनजान को अब भी यही लगता था कि वुइंग अब भी उससे डरता है और वो उससे दूर रहता है, इसलिए कि वुइंग को कहीं अनकम्फर्टेबल फील ना हो। एक दिन लैनजान के पास वही बूढ़ा फजिशियन आता है। वो फजिशियन लैनजान को वो करते हुए बोलता है, महाराज मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने चाहता हूँ। वो ऐसा बोलते हुए लैनजान को कुछ बताने लगता है। लैनजान फजिशियन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास भी हो जाता है। इससे भी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये सब कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद लैनजान वुइंग के कमरे के पास जाता है और उसको देखने लगता है। वुइंग का बहुत खुश था। उसके पास एक बच्चा था, आयुआन। वो वुइन फैमिली से था। वुइन फैमिली से वो बच्चा एक अनाथ था। जब वुइन फैमिली के सारे सोल्जर्स मारे गए थे तब वुइन कबीले के सारे लोगों को भी मारने लगे थे। तब लैनजान ने उस बच्चे को बचाया था। ये बच्चा वुइंग के साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल गया था। ये बच्चा बहुत अच्छा था और उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबली रहता था। ये देखकर कि वुइंग उसके साथ बहुत खुश रहता है, लैनजान को बहुत अच्छा लगता था। दिन ऐसे ही बीते रहता है। लगभग एक हफ्ते बाद वुइंग जब गार्डन में चल रहा था तब उसे अचानक से चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर सारे गार्ड्स और दासियाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सारे दासियाँ गार्ड्स को बुलाकर वुइंग को अपने कमरे में ले जाता है। फजिशियन को बुलाने के लिए कह जाता है। जब कुछ देर बाद फजिशियन आता है, लैनजान भी वहाँ पर आ जाता है। फजिशियन वुइंग को चेक करने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उदास भी हो जाता है और लैनजान की तरफ देखने लगता है। ये देखकर लैनजान और भी ज़्यादा घबरा जाता है कि कहीं वुइंग को कुछ हो ना गया हो। फजिशियन लैनजान के पास जाकर बोलता है, महाराज वो प्रेग्नेंट है। तब ये बात सुनकर लैनजान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो चौंकते हुए बोलता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि महाराज कौन से वुइंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर खुश क्यों नहीं है। ये सारे लोग यही अपने मन में सोच रहे थे और महाराज और लैनजान के जाने के बाद सारे लोग बोलने लगते हैं कि महाराज इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है कि ये बच्चा उनका नहीं है, ये इस तरह से क्यों चले गए। सारे लोग यही तरह के बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब वुइंग को होश आता है तब वहाँ पर जो दासियाँ थी वो दोनों दासियाँ उससे बोलते हैं कि तुम अब माँ बनने वाले हो। ये सुनकर वुइंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन दोपहर के वक्त पर वहाँ पर दो दासियाँ आती है जहर के साथ। वो जहर वुइंग को पीने के लिए बोलता है। तब वुइंग बोलता है ये क्या है। तब वो दोनों दासियाँ बोलते हैं, ये बच्चे जाने की जहर है, हमें ये महाराज ने दिया है। ये सुनकर वुइंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो सोचने लगता है, मेरे पास जीने के लिए एक खुशी आई थी और वो भी मुझसे छीनने जा रहा है। ये क्या हो रहा है। क्या मुझे खुश रहने के कोई अधिकार नहीं है। ये सब अपने मन में सोच रहा था और वो रोते हुए बोलता है, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, मैं ये नहीं पीने वाला हूँ। वो ऐसा बोलकर रोने लगता है। तब लैनजान कुछ देर बाद वहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ आता है और वो वुइंग को बोलता है, ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं इसे अपनाने नहीं वाला हूँ, इसे मरना ही होगा। ये सुनकर वुइंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है, महाराज ये आपका ही बच्चा है। वो ऐसा बोलकर चिल्लाता है। तब लैनजान उसे बोलता है, नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, मैंने बस तुम्हारे साथ एक बार वो सब किया था और तुम प्रेग्नेंट हो गए, ये कैसे हो सकता है।
वो ऐसा बोलता है। तब विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लैनजान के पास जाकर चाटा मारते हुए लैनजान को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने ही बच्चे को क्यों मारना चाहते हो? तब लैनजान बोलता है, मैंने बोला ना ये बच्चा मेरा नहीं है। तब सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। पहले तो विंग ने उसे चाटा मार चुका था और वो फिर से चिल्ला रहा था। ये देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं कि कहीं विंग को कुछ ना हो। सारे लोग ये सोच रहा था कि लैनजान ये सब क्यों कर रहा है। तब लैनजान उन दो दासियों को आदेश देता है कि विंग को जहर दिया जाए। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर सारी तरफ गार्ड थे तो विंग भाग नहीं पाता। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि वो अपने बच्चे को बचा नहीं पा रहा है। वो बहुत ज़्यादा रोकर गिड़गिड़ाकर लैनजान के पास आता है और वो लैनजान के पैरों को पकड़कर रोने लगता है। लैनजान, प्लीज़ ऐसा मत करो, ये बच्चा तुम्हारा ही है। तुम ये क्यों कह रहे हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? लैनजान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मेरा बिलीव करो। वो ऐसा बोलकर रोने लगता है, लेकिन लैनजान कुछ भी नहीं सुनता और वो दोनों दासियों को बोलता है, मैंने बोला ना इसे जहर दो। वो ऐसा बोलता है। तब तो गार्ड विंग के हाथों को पकड़ता है और वो दोनों दासियाँ ज़बरदस्ती विंग को वो जहर पिला देता है। वो जहर पीने के बाद विंग वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसे फिजिशियन द्वारा ट्रीट किया जाता है। विंग के शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है क्योंकि उसका बेबी मिसकैरेज हो चुका था। जब विंग कुछ देर बाद होश में आता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है और वो बहुत ज़्यादा लैनजान को कोसने लगता है कि लैनजान, तुमने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हारा ही बेबी था, ये तुमने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा बोलकर बहुत ज़्यादा रोता है। दूसरी तरफ लैनजान भी बहुत उदास और उसके आंखों में भी आंसू होते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी लैनजान भी बहुत ज़्यादा उदास था। ये सब देखकर यांग यानली उसके पास आते हैं और उसे बोलता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? अपने ही बच्चे को मार दिया। तब लैनजान उससे बोलता है, अगर मैं ये सब नहीं करता तो वही नहीं बच पाता। तब ये सुनकर जियांग यानली बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और उससे पूछता है कि क्या हुआ था वही को, क्या हुआ था आशियान को? वह ऐसा बोलकर लैनजान को पूछने लगता है। तब लैनजान उसे फिजिशियन का बताया हुआ सारे बातें बता देता है। ये सुनकर जियांग यानली बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि आशियान को ये सब बातें नहीं पता और वो तुम्हें नफ़रत कर रहा है। तब लैनजान उससे बोलता है, काउंसलर जियांग, आप इन सब की फ़िक्र मत कीजिए। अगर वो मुझसे नफ़रत करता है तो कोई बात नहीं। वो ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है।